नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज आप सभी के सामने हम सभी पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन पर बात करेंगे। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत आप सभी को पता है। इनका जो सिद्धांत था मनोसामाजिक सिद्धांत कहलाता है, साइको सोशल थ्योरी के नाम से जाना जाता है और बेहतरीन या मनोवैज्ञानिक थे। और आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। हम सभी बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सिद्धांत में क्या क्या महत्व था, क्या इनके सिद्धांत में कही गई बातें हैं। और बात किया जाए जो इन्होंने अपना सिद्धांत 8 चरण में दिया था वह आपके पेपर के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हम सभी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। दोस्त देखिए, आप सभी के सामने दिख रहा है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके 8 चरण आपके सामने दिख रहे हैं और आप सभी बेहतरीन तरीके से सीखें। दोस्त बात करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। ध्यान देंगे, वह इन्फॉर्मेशन है दोस्त हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। साथ साथ बात करें तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के साथ होगा, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास होगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी संपर्क कर सकते हैं। दोस्त देखिए, आप सभी की इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं दोस्त। बात किया जाए एरिक एरिक्सन की बात करें तो एरिक एरिक्सन कहाँ के निवासी थे, सबसे पहले बात तो हम इस पर करेंगे। एरिक एरिक्सन की बात करें तो एरिक एरिक्सन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और कौन बोले जाते हैं, नौ फ्रायडवादी बोले जाते हैं। मतलब नौ फ्रायडवादी, एक फ्रायडवादी होता है, एक नौ फ्रायडवादी होता है। वह उसमें से बात किया जाए जो या बात किया जाए एरिक एरिक्सन थे, वह जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन अमेरिकन का मतलब है इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। और बात किया जाए या अपना जो कार्य भार, मतलब एक तरीके से अपना जो कार्य किया, सिद्धांत दिया, वह अमेरिका में रह करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसीलिए दोस्त बात करें जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें जो इनका सिद्धांत आया, इनका सिद्धांत कब आया, 1963 ईस्वी में। कब आया दोस्त, 1963 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। यह भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ बात करें इनके सिद्धांत का नाम क्या देते हैं हम सभी, मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं साइको सोशल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम सभी बेहतर करने की कोशिश हमेशा से जारी है और बेहतर करेंगे भी दोस्त। बस आप सभी को पढ़ते रहना है और सेशन को शेयर करते हुए आगे बढ़ना है जी। ध्यान देंगे, बात किया जाए अन्य नाम की बात करते हैं। आप मनोसामाजिक सिद्धांत तो समझ गए होंगे, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक भी समझ गए होंगे, लेकिन बात किया जाए इनके सिद्धांत के अन्य नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा से, ध्यान देंगे, हमेशा से एग्जामिनर हर बार एक ही नाम देकर नहीं पूछता है। हर बार अलग अलग नेमों से जो एग्जामिनर पूछ लेता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो और कंफ्यूज होकर के गलतियां कर जाएं। ध्यान देंगे, इनके सिद्धांत को और भी नाम से बोला जाता है, मनोसामाजिक अहम विकास के सिद्धांत के नाम से बोला जाता है। साथ ही साथ बात करें जीवन अवधि विकास के सिद्धांत के नाम से भी बोला जाता है। अन्य नाम की बात करेंगे दोस्त। बात की जाए इनकी एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या है दोस्त, बचपन एवं समाज, जिसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड एवं सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अब हम सीखेंगे इनके सिद्धांत के बारे में, तो देखते हैं आगे क्या बातें किए हैं। दोस्त बात किया जाए तो इनके सिद्धांत की चर्चा करें तो उसमें कहा जा रहा है कि शारीरिक परिपक्वता, क्या ध्यान देंगे, शारीरिक परिपक्वता की बात करें, शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक, शारीरिक परिपक्वता और सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल की अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के परिणाम होता है। ध्यान देंगे, करा कि भैया जो बात की जो शारीरिक परिपक्वता है, व्यक्ति का जो फिजिकल मैच्योरेशन है, और करस जो सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल के अंतःक्रिया के बाद, उसके अंतःक्रिया के पश्चात क्या होता है, व्यक्ति में जो अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसीलिए उन्होंने क्या भैया कहा, उन्होंने कहा मनोसामाजिक सिद्धांत, इसी के लिए उन्होंने नाम दिया। साथ ही साथ देखिए, यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व, व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, वह व्यक्ति के शरीर पर के परिपक्वता और सामाजिक के साथ साथ ऐतिहासिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल की अंतःक्रिया के बाद जो व्यक्तित्व प्रभावित होता है, जो क्या होता है, पर्सनालिटी व्यक्ति का प्रभावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। कहीं ना कहीं कहा उसके व्यक्ति के जो उसके शरीर है, शरीर की परिपक्वता है, और साथ ही साथ बात करें जो समाज है, जो सामाजिक एवं ऐतिहासिक बल
जो सामाजिक और ऐतिहासिक बल है और व्यक्ति के शारीरिक परिपक्वता है, दोनों के अंतःक्रिया के पश्चात जो जो बात किया परिणाम प्राप्त होता है उसे हम दोस्त बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। इस बात को आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी और भी बात करते हैं। तो सिद्धांत की बात तो आप कर रहे हैं, ध्यान देंगे तो एरिक एरिक्सन, अभी आपको मैंने बताया, एरिक एरिक्सन एक कौन मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं? नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? एरिक एरिक्सन की बात करें तो वह एक नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं। कहीं ना कहीं बात करें नव फ्रायडवादी और फ्रायडवादी में अभी हम अंतर समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ध्यान देंगे करा कि फ्रायडवादी, जो फ्रायडवादी मानते हैं, मतलब नव फ्रायडवादी एक फ्रायडवादी हैं। अब भैया फ्रायडवादी और नव फ्रायडवादी में अंतर देख लेते हैं। तो फ्रायडवादी जो मानते हैं वह कहते हैं कि व्यक्तित्व है, बच्चे बात करें जो व्यक्ति का पर्सनालिटी है वह जैविक कारकों से क्या होता है? प्रभावित होता है। ध्यान दें, जो फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक है वह कहते हैं कि जो व्यक्ति का पर्सनालिटी है वह जैविक कारकों से प्रभावित होता है। वहीं पर जो नव फ्रायडवादी हैं, नव फ्रायडवादी क्या मानते हैं? वह कहते हैं व्यक्ति के जो जैविक कारक तो हैं ही हैं, उसके साथ हमारा व्यक्तित्व, वह कहते हैं भैया हमारा व्यक्तित्व जैविक कारकों से प्रभावित होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ हमारा सामाजिक कारकों से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। तो ध्यान देंगे जो फ्रायडवादी कहते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी है वह जैविक कारकों से प्रभावित होता है, वहीं पर नव फ्रायडवादी कहते हैं जो जैविक कारक तो है ही है, साथ में उसके साथ में सामाजिक कारक भी हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। तो आप सीख गए होंगे ऐसे मनोवैज्ञानिक बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन हर बार चीजें पूछने का प्रयास करता है, चाहे आप जूनियर का टेट देते हो या फिर आप जूनियर के लेवल पर जो आप सभी की बात किया जाए सीटेट के पेपर होता है वहां भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बात करें हमारा सिर्फ, ध्यान देंगे हमारा व्यक्तित्व सिर्फ बचपन से प्रभावित होता है, मतलब हमारा व्यक्तित्व सिर्फ बचपन से प्रभावित होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है? जीवन अवधि विकास, जीवन अवधि की बात करें जीवन अवधि विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब जो उन्होंने कहा भैया हमारा जो पर्सनालिटी है सिर्फ बचपन से क्या होता है? बचपन से वह प्रभावित होता है। और बात किया जाए इसीलिए इनके सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत किया जाता है। अब और भी बात कर लेते हैं। और भी बात क्या है? उन्होंने अपने सिद्धांत में बात करें तो 8 अवस्थाओं का वर्णन किया दोस्त। कितने अवस्थाओं का? 8 अवस्थाओं का उन्होंने अपने सिद्धांत में वर्णन किया है। साथ ही साथ बात करें उन्होंने कहा कि हमारा जो अहम है, जो हमारा ईगो है, जो हमारा अहम है, वही हमारे विकास में सबसे ज्यादा क्या करता है? रोल निभाता है, हमारे डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। पॉइंट को समझते चले, सीखते चलें और एग्जामिनर यहीं से एक एक पॉइंट हर बार चीजें उठा उठा के पूछ लेता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे भैया कि भैया फ्रायडवादी और नॉन फ्रायडवादी में अंतर क्या है, तो आप सीधा बता देना कि जो जैविक कारक हैं वह फ्रायडवादी मानते हैं और जैविक सामाजिक दोनों हो तो नॉन फ्रायडवादी मानते हैं। और बात किया जाए उन्होंने जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह बचपन से प्रभावित होता है, इसीलिए उन्होंने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत दिया। और अगर व्यक्ति कहे कि कितनी अवस्थाओं में उन्होंने अपने सिद्धांत दिया था, तो आप बताइएगा 8 अवस्थाओं में सिद्धांत दिया था। अगर कहेंगे जो व्यक्ति का विकास है, व्यक्ति का डेवलपमेंट है, वह व्यक्ति के अहम से सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। इस तरीके से चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी पॉइंट को, ताकि जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताओं के प्रति अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अहम कहलाती है। जो भैया जो हम चीजें, हमारी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उसके प्रति जो हम अंतःक्रिया करते हैं वही हमारा क्या है? अहम है, हमारा ईगो है। मतलब हम और आप जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, मतलब जो जीने खाने के लिए जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, जो हमारी जो एज है उसके लिए, उसके जो बात किया उसके पैरेलल में बात करें, समानांतर में बात करें, जो हमारी आवश्यकता मौलिक आवश्यकताएं हैं उसकी बात करें, उसके अंतःक्रिया की बात करें, उसके प्रति जो अंतःक्रिया होती है वही अहम होती है। उसी प्रकार से जैसे हमारा ईगो उसी से क्या होता है? डिपेंड होता है। आगे बात किया जाए करा कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवस्था में 2 पक्ष होते हैं। अब हम ध्यान देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भैया जो हमारी अवस्था है, जो उन्होंने 8 अवस्थाएं दी उसमें से बताया कि भैया हर अवस्थाओं में 2 पक्ष होते हैं।
कौन कौन से पक्ष? एक उन्होंने कहा भैया सकारात्मक पक्ष होता है, एक उन्होंने कहा नकारात्मक पक्ष होता है। अब सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा अगर सकारात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा तो नकारात्मक की तरफ जाएगा। अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वर्सेस की बात होगी, कहीं ना कहीं इसके बनाम उसके, उसके बनाम इसके, या कंडीशन होने वाला है। तो सकारात्मक बनाम नकारात्मक एक वर्सेस चलेगा और हर स्टेज में, 8 स्टेज में इस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं। अब हम बात करते हैं जो 2 प्रकार की जो उन्होंने अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं, उसमें से उन्होंने बताया कि हर अवस्थाओं में 2-2 क्या होते हैं? पक्ष होते हैं। अब बात करेंगे सकारात्मक पक्ष, बताया, एक बताया कि नकारात्मक पक्ष होता है, एक बताया कि भैया आपका ये सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। कहा कि उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बीच जो संकट पैदा होता है, मतलब 2 पक्ष तो बता दिए। अब उन्होंने कहा कि जो उनके बीच संकट पैदा होता है, जो उनके बीच क्या होता है? संकट पैदा होता है, उसे उन्होंने कहा, जिसे उन्होंने मनोसामाजिक संकट नाम कहा है। क्या कहा? मनोसामाजिक संकट कहा है। मतलब जो उनके बीच सकारात्मक और नकारात्मक बीच जो संकट उत्पन्न होता है उसी को उन्होंने कहा कि मनोसामाजिक संकट नाम दिया। सीख गए होंगे आप, समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं तो सीखते हुए चलिए दोस्त। थोड़ा सा टफ पढ़ रहे होंगे, अभी आपको हम कैसे समझाएं, अभी बात करें, अभी हमको आपको आगे चल के अवस्थाओं के बारे में ज्ञान देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहां सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इस सिद्धांत को समझने के लिए, जानने के लिए, तो फिर आप बाद में अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे तो एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन है आरओ भर्ती के लिए और सहायक, मतलब देख पा रहे होंगे कंप्लीट बैच होगा। साथ ही साथ बात करें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, आप सभी इस पर बात कर सकते हैं। ध्यान दे, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें कह रहा है कि देखिए, अगर व्यक्ति मनोसामाजिक संकट का समाधान कर लेता है, देखिए जो व्यक्ति के, उन्होंने एक बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक के बीच एक संकट उत्पन्न होता है जिसे मनोसामाजिक संकट कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा और समझिए, अगर व्यक्ति मनोसामाजिक संकट, जो मनोसामाजिक संकट उत्पन्न हुआ उसका अगर व्यक्ति समाधान कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है, तो वह अनुकूलित कर लेता है, वह अनुकूलित कर लेता है, तो विकास आपका क्या होगा? आपका जो डेवलपमेंट है वह क्या होगा? आगे बढ़ जाता है। अगर नहीं कर पाए तो विकास में क्या होगी? विकृत या रुकावट आ जाती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा एरिक एरिक्सन महोदय कहते हैं। मतलब उन्होंने कहने का सेंस यह है कि अगर आपका जो मनोसामाजिक संकट है, अगर उसका हम सफलतापूर्वक निराकरण कर लिए तो विकास भैया आगे चला जाएगा। अगर हम नहीं कर पाए तो विकास में विकृत या रुकावट हो जाएगी। सही बात है, आप जानते भी हैं। अब क्या कहे भैया, कर्मकांड शब्द एक दिए। कर्मकांड शब्द एरिक एरिक्सन का दिया गया शब्द है और उसका कर्मकांड का मतलब क्या है थोड़ा सा समझे। कहा कि उसने कहा, एरिक एरिक्सन ने कहा कि समाज के वयस्क लोग, जो समाज के जो सोशल, जो आपके समाज के लोग हैं, उनके समाज के जो वयस्क लोग हैं, जो समाज के वयस्क लोग हैं को हम सभी को उनका अनुसरण करना पड़ता है। भैया कहा कि भैया कर्मकांड शब्द एरिक एरिक्सन ने दिया, कहा कि जो समाज के जो वयस्क लोग हैं उनका हम क्या करते हैं? अनुसरण मुझे करना पड़ता है, और अनुसरण करना पड़ता है जिसे उसने उसे कर्मकांड शब्द कर्मकांड कहा है। जैसे मतलब हम जब व्यक्ति का या समाज का अनुसरण करते हैं, उसे उन्होंने एक शब्द में फिरो दिया उस भाषा को, और वह भाषा दिया कर्मकांड शब्द। अब आप सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और भी आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां तक तो आपकी बेसिक नॉलेज हम जनरेट करने की कोशिश किए। मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको मैंने जो भी बताया वह सिर्फ यह बताया
कि आपको एरिक एरिक्सन को समझना कैसे है। एरिक एरिक्सन मैंने आपको बताया ही कि वह एक नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, और विकास के बारे में, डेवलपमेंट आपका कैसे होता है, आपका पर्सनालिटी कैसे इफेक्टिव होती है, वह उन्होंने कहा कि जैविक कारक के साथ साथ सामाजिक कारक भी आपको इफेक्ट डालता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपके शारीरिक परिपक्वता है, व्यक्ति की शारीरिक जो फिजिकल मैच्योरेशन है, शारीरिक परिपक्वता है, उसके साथ साथ जो सामाजिक है, जो सामाजिक बात किया सामाजिक कारक हैं, वह भी दोनों का अंतःक्रिया होता है। कहीं ना कहीं शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ सामाजिक जो कारकों का अंतःक्रिया होगा, और अंतःक्रिया होने के बाद जो आपका विकास होगा, उसे ही उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से कहा है। अब सीख गए होंगे। अब आपके सामने जो उनके अवस्थाओं के क्रम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें, पहला उन्होंने बताया कि विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे उनका कहने का मतलब था आस्था बनाम अनास्था के नाम से भी कहते थे। अब यहां ध्यान देंगे, 0 से 18 माह को उन्होंने क्या कहा कि भैया यह 0 से 18 माह का जो अवस्था है, मतलब मतलब जन्म से 1.5 साल का जो उम्र है, वह बच्चे के विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अब ध्यान दें, इसमें क्या घटनाएं घटेंगी, इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा यह अवस्था शैशवावस्था से संबंधित है। कहीं ना कहीं आप देख भी पा रहे होंगे कि अभी बच्चा 2 साल के अंदर का है, मतलब 0 से 18 माह का है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह अवस्था क्या है, एक शैशवावस्था से संबंधित है। अब कहा कि इस अवस्था को आस्था बनाम अनास्था भी उन्होंने कहा है। मतलब आस्था बनाम अनास्था अगर पूछ ले तो आप कहेंगे पहली अवस्था का नाम है। अब बात किया जाए, यह अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की मुखावस्था से काफी समान है। अब यह भैया क्या है, ध्यान देंगे, मतलब यह है कि जो इन्होंने फ्रायड थे, फ्रायड का एक उन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उनके द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। उसमें उन्होंने 5 स्टेज में क्या किया, अपने उस अवस्था को बांटा था। जैसे एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा है, उसी प्रकार के मनोलैंगिक सिद्धांत में बात करें, जो मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड का था, उसमें 5 अवस्थाओं में बांटा था फ्रायड ने। अब उसी से कह रहा है कि भैया जो पहली अवस्था है वह मुखावस्था, जो फ्रायड की मुखावस्था है, उसी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। अब कहा कि अगर इसमें बच्चे को माता पिता से प्यार दुलार स्नेह मिला, तो ये कहा कि अगर इस अवस्था में अगर माता और पिता से बच्चे को क्या मिला, प्यार मिला, दुलार मिला और स्नेह मिला तो बच्चे में विश्वास पैदा होगा। मतलब अगर बच्चा 0 से 18 माह का है और बच्चे को अगर माता पिता का प्यार दुलार या स्नेह मिलता है, तो बच्चे में कौन सी मनोसामाजिक जो विकास होगा, वह कहीं ना कहीं कहा भैया वह बच्चे में क्या होगा, वह बच्चे में विश्वास पैदा होगा। अगर इसके विपरीत कार्य हुआ, मतलब कहीं प्यार दुलार स्नेह नहीं मिला, तो बच्चे में क्या पैदा हो जाएगा, अविश्वास नाम का या एक नकारात्मक जो पक्ष का उदय होगा। अगर सकारात्मक पक्ष का उदय करना है तो बच्चे को प्यार दुलार और या माता का स्नेह मिलना चाहिए। यह बात कर लेते हैं। अगर आगे बात कहा, उन्होंने कहा कि अगर जब वह बच्चा का विश्वास और अविश्वास के प्रति, मतलब जो विश्वास और अविश्वास है उसके प्रति सफलतापूर्वक संघर्ष कर लेता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति क्या होता है, मनोसामाजिक शक्ति, या आपको ध्यान में रखना है कि हर अवस्थाओं में एक ना एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। तो कहा कि जब बच्चा जो विश्वास बनाम अविश्वास का जब संघर्ष, मतलब सफलतापूर्वक संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का क्या उदय होगा, उसमें बच्चे में मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, विकास होगा, जिसे हम कहेंगे आशा नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे
कि विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था को संघर्ष पूर्वक, जब बच्चे में जो संघर्ष पूर्वक एक संघर्ष कर लेता है सफलता पूर्वक, तो किस प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है? तो आप कह देंगे भैया आशा नाम का जो मनोसामाजिक सिद्धांत जागृत होता है। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। अब दूसरी अवस्था है, तो पहली अवस्था आप सीख गए होंगे जिसे हम जानते हैं आस्था बनाम अनास्था, विश्वास बनाम अविश्वास के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी की बात करें जिसे जानते हैं स्वायत्तता बनाम शर्म, शर्म तथा स्नेह। अब इसकी एज उन्होंने क्या रखी? 18 माह से क्या रखी? 3 वर्ष तक रख दी कि भैया 18 माह से जो 3 वर्ष का समय है उसे स्वायत्तता बनाम क्या बोलते हैं? शर्म तथा स्नेह बोल सकते हैं, संदेह बोल सकते हैं। कहा कि इस अवस्था को स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ ले दूसरी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे हम चर्चा करेंगे। इस अवस्था का समय की बात करें तो 18 माह से क्या होता है? 18 माह से 3 वर्ष का समय होता है। अब कहा इसे उन्होंने कहा, जैसे आपको मैंने बताया कि जब 3 मार्च जो 18 माह से 3 वर्ष तक होता है, तो कहीं ना कहीं इसे हम क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से, अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछे कि अब यह स्वायत्तता बनाम जो शर्म तथा संदेह है इसमें इसका एज क्या है, तो आप कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था या 18 माह से 3 वर्ष का समय होता है। अब ध्यान देंगे, करेक्ट, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? खुद से अपने कार्यों को करने की चेष्टा रखता है। जब बच्चा, आपने देखा होगा कि जब बच्चा 18 माह से लगभग 2 साल की एज का होता है, मतलब 3 साल की एज के आसपास होता है, तो बच्चा सोचता है कि खुद अपने कार्यों को हम क्या करें, उसमें बच्चे में चेष्टा होती है करने के लिए। यदि ऐसा करने में असमर्थ होता, अगर ऐसा बच्चा ना कर पाए, असमर्थ हो जाए, तो उसमें क्या होगी? उसमें शर्म या संदेह पैदा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर कार्य कर लिया, अगर बच्चा कार्य करना चाहता है, अगर वह सफलतापूर्वक कार्य कर लिया, समर्थ हो गया, तो उसमें स्वायत्तता उत्पन्न होगी। अगर नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं संदेह या शर्म नाम से उसका विकास होगा। आगे बात किया जाए, कहा कि यदि बच्चा, ध्यान देंगे, यदि बच्चा स्वतंत्रता बनाम, ध्यान देंगे, यदि बच्चा स्वतंत्रता बनाम स्नेह या संदेह की संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, मतलब कहीं ना कहीं जो मनोसामाजिक संकट था, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक क्या है? स्वायत्तता है, नकारात्मक क्या है? शर्म तथा स्नेह है, शर्म तथा संदेह है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे में अपने आप में उसमें शर्म या संदेह पैदा हो जाएगा अगर ऐसी कार्य नहीं कर पाया तो यही कह रहा है कि अगर दोनों के मध्य सफलतापूर्वक संघर्ष होने के बाद कह रहा कि सफलतापूर्वक समाधान, मतलब सफलतापूर्वक समाधान अगर कर लेता है, तो एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति, ध्यान देंगे, हर स्टेज में एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। जिसमें से बात करें तो इसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा? जिसे बात किया जाए वह मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा इच्छा शक्ति का। अगर सफलतापूर्वक संघर्ष कर लिया बच्चा, अगर देखिए स्वायत्तता और बात करें शर्म या संदेह में, दोनों में आपस में क्या होगा? आपस में संघर्ष होगा। अगर संघर्ष होने के बाद अगर बच्चा क्या करता? सफलतापूर्वक क्या कर लेता है? सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो बच्चे में एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक संकट का उदय होगा। वह विशेष प्रकार का मनोसामाजिक संकट क्या होगा? वह इच्छा शक्ति नाम का उदय होगा। जी आप समझ गए होंगे सेकंड वाला। अब हम बात करेंगे थर्ड। पहली अवस्था भी समझ गए होंगे और दूसरी भी। अब भैया देखते हैं हम तीसरी अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया पहल बनाम अपराध बोध के नाम से जाना जाता है। मतलब तीसरी अवस्था का नाम एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, बस ऐसे पूछ लेगा कौन सी अवस्था, और वो ऑप्शन में रख देगा, तो आपको बताना भी रहता है। तो कह दे कि तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? पहल बनाम अपराध दोष के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? पहल बनाम अपराध दोष के नाम से जाना जाता है। कहा कि
यह अवस्था, उन्होंने कहा कि भैया यह अवस्था लगभग 3 वर्ष से लेकर के 5 या 6 वर्ष की अवस्था तक चलता है, जिसे हम कह सकते हैं खेल की अवस्था तक चलता है। कहीं ना कहीं खेल की अवस्था तक इसे बच्चे में चलता है, या मतलब आप कह सकते हैं 3 से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष भी आप कह सकते हैं, और खेल की अवस्था तक चलता है। अब ध्यान दें आगे कहा, यह अवस्था फ्रायड के, ध्यान देंगे अभी फ्रायड वाला मैंने आपको बताया था, जो दूसरी अवस्था में मैंने बताया था, एक तो बताया था कि नहीं बताया था, उसी प्रकार से कहा कि फ्रायड के जो मनोलैंगिक विकास है उसके लिंगी अवस्था से क्या करता है, लिंगी अवस्था से काफी समान है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। आप इसको भी समझते चलें, मतलब फ्रायड वहीं पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, वहीं पर एरिक एरिक्सन महोदय मनोसामाजिक सिद्धांत दिए, और उसी से कारक कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिलजुल रही है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल को समझिए, एक जैसे पहल बनाम अपराध दोष है ना, तो पहल क्या है, एक सकारात्मक पक्ष है, अपराध दोष क्या है, नकारात्मक पक्ष है। दोनों के बीच क्या होगा, बच्चा जब जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की एज में होगा, दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहेगा, दोनों के मध्य संघर्ष करता रहेगा, कोई ना कोई सफलतापूर्वक समाधान उत्पन्न होगा। अब चाहे वह नकारात्मक की तरफ जाए वह सकारात्मक की तरफ जाए, अगर सकारात्मक की तरफ जाएगा तो उसमें कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, उद्देश्य नाम से उत्पन्न होगा। सो समझते चलें, ध्यान दी। अब हम फिर से समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे बात करें, जैसे कह रहा कि चप्पल काट कर गाड़ी बनाते थे, जैसे बात किया जाए तो हम बच्चे जब 3 साल के या 4 साल की एज में रहते थे ना, तो हम क्या करते थे, चप्पल को काट कर स्लीपर को, नया नया स्लीपर होता था और काट देते थे, पता चलता था कि कौन काटा, पता चलता का हम काटे, फिर कुटाई पिटाई होती थी। लेकिन अब जब छोटे रहते थे तो गाड़ी बनाते रहते थे। तो वही कह रहा है कि भैया चप्पल काट कर गाड़ी बनाते थे, अगर ऐसा नहीं कर पाता तो अपराध या दोष पैदा होता था। जैसे बात किया जाए, अगर हम चप्पल काटते, मतलब कोई ना कोई हमेशा से हमारा पहल जारी होता था, मतलब हम कोई ना कोई कार्य करने की कोशिश करते थे हमेशा से। अब भैया जब हमेशा से 3 से 5 वर्ष की एज तक, 6 वर्ष की एज तक हमेशा कुछ ना कुछ पहल करते थे, अगर उस पहल में सक्सेस हो गए तो भैया बल्ले बल्ले है, अगर नहीं कर पाए, अगर नहीं हो पाता था तो अपराध या दोष नाम से क्या हो जाता था, उसमें बच्चे में या अपराध या दोष पैदा हो जाता था कि भैया हमारे में मतलब या क्षमता तो नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते, इसका मतलब है। तो यही करा कि अगर बच्चे के कार्यों को स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चा आगे बढ़ जाता है, अगर नहीं मिलती है तो बच्चे अपराध या दोष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर बच्चे में, देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे का विकास है, बच्चे का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, हमारे पर्सनालिटी हो या आपका पर्सनालिटी हो, हर पर्सनालिटी के पीछे, आपके व्यक्तित्व के पीछे जन्म से लेकर के अभी तक का एज जो है, हर दिन हर समय का क्या कहीं ना कहीं आपका योगदान है कि आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा। वही कह रहा है, अगर बात करें जब बच्चा 3 से 5 वर्ष या 6 वर्ष की एज में होता है तो वही कह रहा है, अगर बच्चे के कार्यों को स्वीकृति मिल जाए, अगर बच्चे को कार्यों को स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जब बच्चा पहल कर रहा है, अगर उस पहल को उसे स्वीकृति मिल जाए, मतलब कोई कार्य खुद से कर रहा है और घर वाला कहते बेटा बहुत अच्छी बात है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चा उस पहल, मतलब हमेशा से कोई ना कोई नया कार्य करेगा। जैसे आप ध्यान देंगे, जब ऐसा भी कभी होता रहा होगा, अभी हम सब जिस एज में हैं आप होंगे, अभी बात करें तो कोई ना कोई, जैसे कोई बच्चा होगा आपके सामने होगा, वह कोई कार्य बहुत फास्ट, मतलब कोई फंक्शन हुआ या कोई ऐसा एक्टिविटीज हुआ जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो बहुत फास्ट काम करता है, और वहीं पर आप कब मान लीजिए आप उतना फास्ट नहीं करते हैं, आप बहुत शिथिल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में उस समय छोटा रहने पर उस समय उसके साथ घटना घटी रही होगी, आपके सामने घटना नहीं घटी रही होगी, उसके सामने रहा होगा, जब उसको छोटा रहा होगा बच्चा तो उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता उसको मौके देते रहे होंगे, पहल देते रहे होंगे, कहते रहे होंगे बेटा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मम्मी पापा पिटाई कुटाई या कोई घर का सदस्य पीटा होगा तो आपका कहीं ना कहीं वह इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। तो वही कह रहा है कि अगर पहल बनाम अपराध के बीच, अपराध दोष के बीच कहीं ना कहीं आपका मनोसामाजिक संकट इधर उधर घूमता है, और घूमने के बाद अगर सफलतापूर्वक आप कार्य कर लिए गए, अगर सफलतापूर्वक सफल हो गए, घर के लोग आपका पहल जो कर रहे हैं उसमें साथ दिया, तो कहीं ना कहीं वही कर रहा है, यदि बच्चा
पहल बनाम, ध्यान देंगे, अगर बच्चा पहल बनाम अपराध दोष, पहल बनाम अपराध दोष, दोष की बात करें तो कह रहा कि के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक क्या शक्ति का विकास होगा, जिसे हम कहेंगे भैया उद्देश्य नाम से या मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान देंगे। किस प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा तो हम कहेंगे उद्देश्य नाम से स्टार्ट होगा। तो समझते चलें, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फोर्थ नंबर की चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे, चौथा है जो परिश्रम बनाम हीनता। ध्यान दें भैया, परिश्रम बनाम हीनता के नाम से जाना जाता है और यह अवस्था लगभग 6 से 12 वर्ष की एज को बोला जाता है। 6 से 12 वर्ष की एज को बोला जाता है और बच्चा अब क्या करेगा, अब विद्यालय अवस्था के नाम से जाना जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अब विद्यालय जाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, विद्यालय जाना, अब बच्चे विद्यालय जाना शुरुआत कर देता है। इसीलिए बात करें, इसे क्या बोला जाता है, 6 से 12 वर्ष की एज को विद्यालय अवस्था के नाम से जानते हैं, अब ये भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं अब बच्चे में परिश्रम और हीनता की भी बाध्य जो मनोसामाजिक संकट है, जो परिश्रम क्या है सकारात्मक है, हीनता क्या है नकारात्मक है, दोनों मनोसामाजिक संकट के बीच, अभी हमको बताए थे ना कि जो मनोसामाजिक संकट है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बीच कहीं ना कहीं क्या होगा, दोनों के बीच संघर्ष चलेगा। और संघर्ष चलने में अगर सफलता मिल गई तो परिश्रम वाला मनोसामाजिक जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, और नहीं हो पाई तो बच्चे में हीनता पैदा होगा। वही कह रहा है कि यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो विद्यालय अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब कहा कि भैया यह अवस्था की बात करें, अब इस बच्चा इस अवस्था में जाने के बाद विद्यालय के जो शिक्षक उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक बच्चा घर था, अभी घर के लोग उसके पर्सनालिटी उसके व्यक्तित्व को निखार रहे थे। अब उसके व्यक्तित्व उसके पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति होगा वह शिक्षक होगा, कहीं ना कहीं टीचर होगा। तो कह रहा कि यह अवस्था फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की सुप्ता अवस्था से कहीं ना कहीं मिलती है। तो जो बात किया जाए या कहीं ना कहीं जो फ्रायड है उनके सुप्ता अवस्था से मिलती है। तो सुप्ता अवस्था की बात करें तो या जो फ्रायड कहते थे कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, मतलब 6 से 12 वर्ष की एज में होता है, तो उसकी काम वासना कहाँ चली जाती है, सुप्तावस्था में चली जाती है। इसीलिए उन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत में जो बाल्यावस्था को सुप्तावस्था के नाम से बताया है। आगे बात करें, इस अवस्था में बालक है घर से विद्यालय की ओर क्या जाता है, विद्यालय की ओर जाता है। इसीलिए इस अवस्था में शिक्षक की क्या होती है जिम्मेदारी, क्या होती है, बढ़ जाती है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास करने के लिए। मैंने आपको बताया अभी कि भैया कहीं ना कहीं आप शिक्षक की क्या होगी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए। आगे कह रहा है कि जब वह बालक जब परिश्रम, ध्यान देंगे, परिश्रम बनाम हीनता के बीच मतलब संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में, जब बच्चा विद्यालय जाएगा तो हर बच्चा सोचता है कि भैया हम विद्यालय आए हैं तो हम मेहनत करें। अगर वह मेहनत बच्चा नहीं कर पाता है तो सीधी सी बात है उसमें हीनता उत्पन्न होगी। आप समझिए, जब हम भी जाते रहे विद्यालय गए शुरुआत में तो कहीं ना कहीं हर बच्चा सोचता है कि भैया हम परिश्रम करें, मेहनत करें, हमारा कहीं नाम हो, हमको भी जो टीचर हैं, जो हमारे सर हैं, वह हमारे नाम लेकर पुकारे, हमको भी सम्मानित करें। कहीं ना कहीं हर बच्चे का यह होता है उद्देश्य। तो वही कह रहा है कि परिश्रम हर बच्चे का होता है, अगर परिश्रम नहीं कर पाया तो हीनता में कन्वर्ट होगा, नकारात्मकता पैदा होगी हीनता वाली। तो वही कह रहा है, अगर जब बालक परिश्रम बनाम हीनता का संघर्ष का सफलतापूर्वक क्या समाधान कर लेता है तो एक विशेष प्रकार का क्या होता है मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है, विकास होता है, जिसे हम बोलते हैं सामर्थ्य या आकलन। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य या आकलन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपके सामर्थ्य, मतलब कहीं ना कहीं आपके सामर्थ्य की या परीक्षण करता है कि आपके बीच अगर आप सफलतापूर्वक चीजें कर पा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामर्थ्य पर वह जागृत करेगा, मनोसामाजिक शक्ति विकास होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से बच्चे में जो व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का निखार होता चलता है, बच्चा बड़ा होता चलता है। और इस प्रकार से मनोसामाजिक जो सिद्धांत था एरिक एरिक्सन ने अपना दिया था। आगे दोस्त बात करें
तो इन्फॉर्मेशन है वह अपनी हिंदी की पुस्तक ROARO प्री मेंस के लिए पुस्तक है, साथ ही साथ ROARO के लिए समान अध्ययन की पुस्तक है। इसे आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे पांचवा अवस्था है उसकी चर्चा करते हैं, पहल बनाम भूमिका संभ्रांति। अब बच्चा कहीं ना कहीं 12 वर्ष तक पहुंच गया, अब उसका पर्सनालिटी 12 वर्ष तक हो गई है, मतलब 12 वर्ष तक जितना पर्सनालिटी जितना व्यक्तित्व निखरना चाहिए था वहां तक पहुंच गया। अब बच्चा 12 से 18 वाले में चलेगा। जो पहचान बनाम भूमिका संपादन है, कहीं ना कहीं बच्चा अब क्या करेगा 12 से 18 वर्ष में। अब इसे हम जानते हैं कहीं ना कहीं बच्चा अब पहुंचने वाला है, क्या बच्चा किशोरावस्था में पहुंचने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को पहल करने की कोशिश, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और भूमिका संभ्रांति कहीं ना कहीं उसमें भूमिका संभ्रांति जो नकारात्मकता है वह कहीं ना कहीं दोनों के बीच संघर्ष होने वाला है। वही कह रहा है कि इस अवस्था को अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं जब बच्चा 12-16 साल का आपने देखा होगा, कहीं अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि भैया आपके पिताजी कहाँ हैं, तो कहेगा बताइए क्या काम है, कहता है कि नहीं कहता है, तो कहेंगे यार तुम चुप रहो। मतलब कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, तो बच्चा अगर 12-16-14 साल का है तो कहीं झगड़े में चला गया अपने घर के सदस्यों के साथ, तो अगर बोल दिया तो कह दे तुम चुप रहो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम कौन होते हो, इस तरीके की चीजें होती। तो बच्चा सोचता मैं हूं तो क्या दिक्कत है, पिताजी है नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप बताओ ना। इसलिए का बात किया जाए कहीं ना कहीं बच्चे में अब पहचान, कहीं ना कहीं बच्चा वह भी सोचता है कि मेरी भी समाज में क्या हो, पहचान हो। इसीलिए पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति में क्या क्या कहीं ना कहीं दोनों में वह संघर्ष चलता है। अगर बच्चे को मौका मिला तो पहचान बनाने की कोशिश करता, नहीं मौका मिला अगर उसे डांट डपट कर रख दिया गया कि भैया तुम हटो, तुम कौन होते हो, शांत कर दिया गया, तो भूमिका संभ्रांति नामक उसमें व्यक्तित्व का जो उदय होगा। तो वही कह रहा है कि भैया यह अवस्था लगभग 12 से 18 वर्ष जिसे किशोरावस्था तक चलती है। आगे बात करें जब किशोर पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे उन्होंने बताया थी भैया कर्तव्य परायणता नामक, या इसे हम कहेंगे निष्ठा नामक जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। अब समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो दोस्त पहचान बनाम जो भूमिका संभ्रांति है उसमें बच्चा 12 से 18 वर्ष की एज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगर उसे मौका नहीं मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं पहचान उसके लिए सकारात्मक है, अगर अगर उसका या पहल जो चीजें नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं भूमिका संभ्रांति उत्पन्न होगी और अपने में भ्रम उत्पन्न होगी। मतलब इस लायक मैं नहीं हूं, इसका मतलब है तभी तो मुझको नकार दिया जा रहा है, तभी तो हमको हटा दिया जा रहा है। इसलिए इस तरह के बच्चे में जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसा जो एरिक एरिक्सन बताते हैं। अब हम बात करेंगे छठवां, जो घनिष्ठता बनाम विलगन। देखिए जो छठवां उनकी अवस्था थी उसे हम बोलते हैं घनिष्ठता बनाम विलगन की। इस अवस्था को आत्मीयता बनाम एकाकीपन भी कहती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक आपने जो किया वो किया, अब आपका पर्सनालिटी और बेहतरीन उठना चाहिए। अब आप 18 से 35 साल की एज में कहीं ना कहीं घूमेंगे और इसमें बड़ी सारी चीजें आपके साथ घटित होंगी और आपका पर्सनालिटी कन्वर्ट होगा या किसी अच्छे पक्ष की तरफ या एक नकारात्मक पक्ष, एक खराब पक्ष की तरफ वह डाइवर्ट होने वाला है। ध्यान देंगे यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने कहा कि भैया यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सचेत होने की जरूरत है 18 से 35 साल की एज में, जिसे उन्होंने कहा घनिष्ठता बनाम विलगन। अगर आपका जो प्रेम है, आपका लगाव है, आपका जो संपर्क है समाज के साथ, अगर आपका वह बना रहा, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हुई, आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ, तो आप जो है समाज के साथ अपने किसी जो भी आपके साथ आपके जीवन में रहेगा उसके साथ आपकी घनिष्ठता रहेगी। अगर बात किया जाए वह आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो विलगन नामक क्या होगा, वह मनोसामाजिक विलगन आप में पैदा हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप में वह समाज से आप दूर रहने की कोशिश करोगे, अलगाव पैदा होगा। तो कहा कि यह अवस्था लगभग 18 से 35 वर्ष तक, जिसे हम बोलते हैं
तरुण वयस्कावस्था या इसे हम बोल सकते हैं अर्ली अडल्टहुड तक चलती है। समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं 18 से 35 साल की एज तक यह चीजें चलती हैं। कहा कि इस अवस्था में घनिष्ठता प्रबल होती है। क्या होती है? घनिष्ठता भैया सबसे ज्यादा प्रबल होती है। अगर ऐसा नहीं कर पाता, मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं कर पाता तो बच्चे में अलगाव या विलगन पैदा होता है। और जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम विलगन के बीच संघर्ष, घनिष्ठता बनाम विलगन के बीच जो संघर्ष की बात करें, संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान अगर कर लेता है तो एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। और विशेष प्रकार की जो मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम भैया प्रेम नाम का एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होता है। तो समझ गए होंगे, यह 18 से 35 साल तक चलता है। अगर इसमें व्यक्ति में धोखाधड़ी नहीं हुई तो घनिष्ठता होगी, अगर हो गई तो विलगन पैदा होगा। और अगर इस तरीके से जो घनिष्ठता बनाम जो विलगन है, अगर दोनों का सफलतापूर्वक संघर्ष हुआ तो प्रेम नामक क्या होगा? वह सकारात्मक जो पक्ष उत्पन्न होगा उसमें लव या प्रेम पैदा होगा। आगे बात किया जाए सातवां जो था, ध्यान देंगे, सातवें की बात करें सृजनात्मकता बनाम क्या बोला जाता है? निष्क्रियता। सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति लगभग 35 से 65 साल की उम्र में होता है तो कुछ नया करने की कोशिश होती है। अगर सृजनात्मकता कुछ नया नहीं कर पाता है, कुछ नया उत्पादन नहीं कर पाता है, कुछ यूनिक नहीं कर पाता है तो व्यक्ति में वह जो नकारात्मकता वाला पक्ष है, जो निष्क्रियता पैदा हो जाएगी। अगर कुछ कर लेता है अच्छा तो सृजनात्मकता पैदा हो जाएगी। इसीलिए कहा कि जो 35 से 65 साल की एज है वह सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता की तरफ चलती है या मध्य वयस्कावस्था तक चलती है, जिसे हम कह सकते हैं 35 से 65 साल को मध्य वयस्कावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था को जन्नात्मकता बनाम स्थिरता भी कहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ नया पैदा अगर नहीं कर पाते हैं तो स्थिरता पैदा हो जाती है। का इस अवस्था में व्यक्ति को सृजनात्मकता का भाव जागृत होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति में जब 35 से 65 साल की एज में होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में सृजनात्मकता जागृत होती है। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो व्यक्ति में क्या होगा? निष्क्रियता पैदा होगी। और जब ध्यान देंगे, जब अच्छा कर लेगा तो सृजनात्मकता, नहीं कर पाएगा तो निष्क्रियता। दोनों के बीच क्या होगा? दोनों के बीच क्या होगा? एक संघर्ष चलेगा। और दोनों के बीच जब संघर्ष चलेगा तो सफलतापूर्वक संघर्ष चलने के बाद एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है देखभाल। ध्यान देंगे, ये सारे के सारे पॉइंट जो मनोसामाजिक शक्ति है इसको ध्यान देते हुए चलेंगे। हर स्टेज में एक मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा और एग्जामिनर पूछता रहता है। ध्यान देंगे, जो 8वें चरण की बात करेंगे, 8वां चरण आप सभी की स्क्रीन पर है जी, पढ़ेंगे। करा कि अहम संपूर्णता बनाम हताशा। मतलब अब व्यक्ति जब 65 साल की एज में पहुंच गया तब अब क्या कर सकता है? अब तो उसका जीवन खत्म होने वाला है। तो व्यक्ति कहता है कि भैया अगर वह अच्छा किया है, अपने जीवन में कुछ बेहतर किया है, कुछ अच्छा अगर काम किया है तो उसमें पूरे जीवन को, अपने जीवन को देखता है, समझता है कि भैया हमने पूरे जीवन तो बिता दिया, अब हमने अच्छा किया कि बुरा किया, क्या किया। अगर वह अच्छा किया है तो आप जो पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला अहम संपूर्णता, मतलब कहीं ना कहीं खुश होगा। अगर अच्छा अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखाधड़ी या अपने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, अपने बच्चों के लिए अच्छा काम नहीं किया होगा जितना जैसा करना चाहिए था, तो व्यक्ति हताश उत्पन्न होगी, हताशा उत्पन्न होगी। वह सोचेगा कि एकदम हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, पूरी जीवन हमारा खराब चला गया। इसीलिए कहा जाता है इस अवस्था को ईमानदारी बनाम क्या बोला जाता है? इस निराशा बोली जाती है। मतलब ईमानदारी, अगर व्यक्ति अच्छा करता है तो वह क्या होगा? ईमानदार। वह सोचेगा कि जीवन मेरा सफल रहा। अगर वह अच्छा नहीं करता है तो उसमें निराशा पैदा होगी। वही कह रहा है कि अवस्था लगभग 65 से ऊपर या परिपक्वता अवस्था तक क्या होती है? चलती है। और वही कह रहा है इस अवस्था में व्यक्ति भविष्य की चिंता से परे, मतलब कहीं ना कहीं अब भविष्य की चिंता उसे नहीं रहती कि भविष्य में हम क्या करेंगे, क्योंकि भविष्य पूरा उसका जीवन तो बीत चुका, अब 65 साल की उम्र तो बिता चुका, अब क्या वह कर सकता है? कुछ नहीं। भविष्य की चिंता से परे, मतलब दूर होकर के वह अपनी पिछली सफलता, असफलता का क्या करता है? चिंतित होता है, उसी के प्रति सोचता क्या मैंने अच्छा किया था, क्या हमने अच्छा बनाया, क्या नहीं बनाया। और इसी के बीच, दोनों के बीच, जो सफलता असफलता के बीच क्या चलेगा?
एक क्या चलेगा, एक बात किया जाए सफलता व्यक्ति को अहम संपूर्णता की तरफ ढकेलता है, और व्यक्ति बात करे असफलता जो उसने प्राप्त किया, जो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, उसे व्यक्ति को किसके तरफ, निराशा की तरफ ढकेल देता है। इस तरीके से जब व्यक्ति अच्छा करेगा तो उसे अहम संपूर्णता प्राप्त होगा, अगर अच्छा नहीं करेगा, सफलता की असफलता उसे प्राप्त हुई होगी, तो कहीं ना कहीं निराशा उत्पन्न होगी। ध्यान देंगे। और इसमें भी एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा। बात करें वह व्यक्ति अगर संपूर्णता बनाम हम संपूर्णता बनाम निराशा अहम संपूर्णता बनाम निराशा के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता, मतलब कहीं नहीं कि सफलतापूर्वक व्यक्ति समाधान कर लेता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न होगा, एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति का उदय होगा, विकास होगा। वह विकास होगा बुद्धिमत्ता। और मैंने आपको बताया कि हर स्टेज में क्या हुआ, हर स्टेज में कोई ना कोई एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का उत्पन्न हुआ था। आप सभी ने अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। ध्यान देंगे दोस्त, या आप सभी के सामने एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, साइको सोशल थ्योरी जो था, इसमें उन्होंने 8 चरणों में व्यक्ति के पर्सनालिटी, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में समझाने की कोशिश किया था, और बताया था अगर व्यक्ति इस तरीके से चीजें बढ़ता रहा, व्यक्ति में एक वर्सेस बनाम वर्सेस चलता है, मतलब कहीं एक तरफ सकारात्मकता, एक तरफ नकारात्मकता, अगर उसे अच्छा मौका मिला तो सकारात्मक वाला उदय उत्पन्न होगा उस एज में, अगर उससे अच्छा नहीं, उस तरह का माहौल नहीं मिला तो नकारात्मकता वाला उदय होगा। इस तरीके से दोनों के मध्य कोई एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति उदय होगा। अगर अच्छा करेगा तो वह मनोसामाजिक शक्ति उदय होता चलता है, और व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का पर्सनालिटी का विकास होता चलता है। और इसीलिए बात करें जो एरिक एरिक्सन था, वह कहा कि 18 से 35 साल का एज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, लगाव, आकर्षण बढ़ता है, और इसमें व्यक्ति अगर संभल गया, सही तरीके से चला, तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, और इस तरीके से उसने अपने सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो आप सभी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सीख भी रहे होंगे। दोस्त अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जामिनर यहाँ से चीजें पूछने का प्रयास करता है, किस प्रकार का मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होगा, या इससे पूछ लेगा कि कौन सा चरण सबसे निम्न है, या इतने साल से इतने साल तक कौन होता है। तो इस तरीके से चीजें पूछने की कोशिश करता है, किसके बनाम किसकी, इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम सभी ने बेहतर करने की कोशिश हमेशा से रहती ही है दोस्त, और बेहतर करेंगे भी अगर मेहनत और आपका और हमारा साथ सही तरीके से चला तो। दोस्त अगली क्लास में मिलते हैं, देखेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।